अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज है हासिल नावल की किस्त नंबर 10। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी सब कुछ नहीं होती। मेरे पास भी ज़िंदगी के अलावा और कोई चीज़ नहीं। हम सिर्फ एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करना चाहते हैं। इसके बाद तुम बेशक दोबारा कभी प्रेस में के सामने मत आना। मुझे एक बार भी प्रेस के सामने नहीं आना। अगर आपने मुझे मजबूर किया तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दूँगी कि मुझे आप लोगों ने ट्रैप किया था और मैं ये सब कुछ आप लोगों के कहने पर कर रही हूँ। इसलिए बेहतर है कि आप मुझे छोड़ दें। अमेरिका आने के बाद इसे मुसलसल प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करे ताकि मीडिया के ज़रिए इन इश्यूज़ को मज़ीद उछाला जाए, जो पाकिस्तान के मुतल्लिक़ मगरबी अवाम की राय ख़राब करते रहे हैं। ह्यूमन राइट्स की जो मगरबी तंज़ीम इसे पाकिस्तान से अमेरिका लाने और वहाँ सियासी पनाह दिलवाने की मौजब बनी थी, अब वो बदले में इसको एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे। अमेरिका में ही इसकी मुलाकात डेविड की फ़ैमिली से करवाई गई थी और इस बार डेविड की फ़ैमिली ने भी इसे इसी काम पर मजबूर करने की कोशिश की थी, जो काम इस तंज़ीम के अफराद करवाना चाह रहे थे। इसका जवाब एक बार फिर इनकार की सूरत में था। मैं जानती हूँ मेरी वजह से आपको अपने बेटे की जान से हाथ धोना पड़ा, मगर मैं मजबूर हूँ, मैं आपकी बात नहीं मान सकती। डेविड की फ़ैमिली वापस जाते हुए बहुत मुश्तैल थी। स्काइल करने में नाकाम चंद हफ्तों के बाद इसे इसकी मर्ज़ी के मुताबिक छोड़ दिया गया था। वो वहाँ से निकलते ही तय कर चुकी थी कि इसे कहाँ जाना था। फ्रांस में कुछ डॉलर्स और एक बैग लिए वो इस्लामिक सेंटर चली गई थी। वो जानती थी अब इसे मदद की ज़रूरत थी और ये मदद इसे अमेरिका में कहीं और से नहीं मिल सकती। इसे सर छुपाने के लिए जगह और एक जॉब की ज़रूरत थी और ये चीज़ें इसे अब और कोई नहीं दे सकता था। इस्लामिक सेंटर में इसने चंद बातों के अलावा अपने बारे में सब कुछ बता दिया था और फिर मदद के लिए दरख्वास्त दी थी। इस जवाब में एक रेफरेंस लेटर के साथ एक पाकिस्तानी के पास भिजवा दिया गया था। वहाँ जाकर इसे दोबारा अपनी दास्तान नहीं सुनानी पड़ी थी। इसे पाकिस्तानी ने अपने एक स्टोर में इसे सेल्स गर्ल के तौर पर मुलाजमत दे दी थी। इसी के तवासत से एक जगह पर एंड गेस्ट के तौर पर इसके लिए रहाइश का बंदोबस्त भी कर दिया गया था। इसे एक बार फिर अपनी ज़िंदगी नए सिरे से सिर्फ अपने बलबूते पर शुरू करनी थी और ये काम इसे शुरू में बहुत मुश्किल लगता था। बाज़ दफ़ा सब कुछ इसे एक डरावना ख्वाब लगता था। जब वो नींद से बेदार होगी तो ये ख्वाब भी ख़त्म हो जाएगा। वो एक बार फिर वहीं खड़ी होगी जहाँ से वो पहले थी, मगर ऐसा नहीं होता था। इसे यकीन नहीं आता था कि जो कुछ वो कर चुकी है वो वाक़ई इसने किया है। मुझे डेविड से मोहब्बत कैसे हो गई और फिर इसके लिए मैं जो कुछ करती रही वो कैसे करती रही? क्या वो सब करने वाली ही मैं ही थी? और बाज़ दफ़ा सोच कर हैरान हो जाती थी और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मुझे अपने मज़हब का पता ही नहीं था। अगर पता होता तो ये सब कुछ कभी ना होता। वो पछतावे का शिकार हो जाती। क्या मुझे वाक़ई डेविड से मोहब्बत हुई थी या फिर वो सब कुछ एक जादू था? एक ऐसा जादू जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं करना था। बिलाल जेल के अंदर उम्र कैद काटेगा, मैं मुल्क से बाहर उम्र कैद काटूँगी। वो उम्र कैद काटने के बाद आज़ाद होकर वापस घर चला जाएगा। सब कुछ इसके लिए दोबारा शुरू हो सकता है। मुझे अपनी ज़िंदगी किसी और ओल्ड होम में गुज़ारनी होगी। जॉब से वापस घर आने के बाद वो कई-कई घंटे रोती रहती है, फिर अचानक से उसे वो याद आने लगता। बेइख्तियार इसके आँसू थम जाते। पता नहीं वो अब कैसा होगा, ज़िंदगी कैसे गुज़ार रहा होगा। मुझे याद भी करता होगा या नहीं। ज्यों-ज्यों वो इससे अपना राब्ता ख़त्म करती गई थी, इसे वो ज़्यादा याद आने लगा था। जब इसने मुकम्मल तौर पर इससे राब्ता ख़त्म कर दिया था, तब इसे पहली बार पता चला था वो इसके लिए सिर्फ़ नेकी नहीं रहा था। वो इसके लिए कुछ और हो चुका था और ये इंकशाफ इसके लिए बेहद हौलनाक था। इसका ख़्याल था इसे डेविड के बाद किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती थी, मगर इसका ख़्याल गलत साबित हो चुका था। इसे मोहब्बत हो चुकी थी। बहुत दफ़ा अपने करीब से गुज़रते हुए किसी शख़्स पर इसे इसका गुमान होता और वो इसे पुकार बैठती। फिर अचानक इसे एहसास होता कि वो क्या कर रही है। बेहतर है वो कभी दोबारा मेरे सामने ना आए, इससे दोबारा कभी मेरी मुलाकात ना हो, वरना मेरे वो हर झूठ को जान जाएगा, फिर मेरे बारे में क्या सोचेगा। अल्लाह ताला इसे दोबारा कभी मेरे सामने मत लाना। वो हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करती। हर हफ्ते में वो इस्लामिक सेंटर जाया करती थी। वहाँ जाने के बाद वो कुछ पुरसकून हो जाती थी। इसे आहिस्ता-आहिस्ता सब्र आने लगा था। पहले की तरह वो जॉब से आने के बाद सारा-सारा दिन रोकर नहीं गुज़ारती थी। खामोशी से कुरान लेकर बैठ जाती थी। कमरे की खामोशी और तन्हाई में इसे अल्लाह अपने बहुत करीब महसूस होता था। यूँ जैसे वो इसके हर अमल को देख रहा हो, जाँच रहा हो, हर परख रहा हो। बाज़ दफ़ा वो अपनी सोचों पर हँस पड़ती। अल्लाह को मुझे जाँचने और परखने की क्या ज़रूरत है? मैं अपने अक़ीदे में साबित कदम रही हूँ, ना मुस्तहकम। मुश्किल के वक़्त मैंने वो आगे कुछ सोचना नहीं चाहती थी। माज़ी इसके लिए दो धारी तलवार की तरह था, जो इसे ज़ख्मी करती रहती थी। मैं अपने अमाल की वजह से इतने पीछे चली गई हूँ कि अगर चाहूँ तो भी अल्लाह को राज़ी नहीं कर सकती। गुनहगारों को अल्लाह माफ़ नहीं किया करता। इन्हें मेरी तरह ज़िंदगी में ही दोज़ख दे देता है और मेरे जैसे लोग सारी उम्र इस दोज़ख से फ़रार नहीं हो सकते। फिर भी मैं अल्लाह से दुआ करती रहूँगी कि मुझे
اس گناہ کے لیے معاف کر دے جو میں نے اس کی نافرمانی کر کے کیا۔ کاش وقت ایک بار پھر پیچھے چلا جائے اور میں دوبارہ کبھی کبھی اللہ اور پیغمبر کی نافرمانی نہ کروں۔ کاش میں ہمیشہ دونوں کی فرما بردار ہوتی۔ میری زندگی میں نافرمانی کے وہ لمحات کبھی نہ آتے۔ وہ سوچتی اور رونے لگتی۔ اسلامک سینٹر میں وہ ایک مصری عالم کے پاس باقاعدگی سے جایا کرتی تھی۔ پروفیسر عبدالکریم بہت پرسکون تھے اور مشفقانہ انداز میں اسے تسلی دیا کرتے تھے۔ تم نے جو کچھ کیا ہے اللہ اس کے لیے تمہیں ضرور معاف کر دے گا، کیونکہ تم سچے دل سے اپنی غلطیوں کے لیے معافی مانگ رہی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے اللہ اب تک تمہیں معاف کر چکا ہو۔ ان کے پاس آنے کے بعد وہ اگلے کئی دن بہت پرسکون رہتی۔ ان کے الفاظ اس کے ذہن میں گردش کرتے رہتے۔ اس نے ان کے پاس جا کر بہت سے اعتراف کیے تھے اور انہوں نے ہر بار بہت پرسکون انداز میں اس کی باتیں سنی تھی۔ 3 سال گزارنے کے بعد انہی کے سامنے پہلی بار اس نے اپنی تنہائی کا اعتراف کیا تھا۔ کچھ وقت لگے گا مگر اللہ تمہیں اکیلا نہیں رکھے گا۔ جن لوگوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے ان پر بہت رحم کرتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اسے قرآن آیات کے حوالے دے دے کر تسلی دی تھی۔ مجھے اپنے گناہ پر اتنا پچھتاوا ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی نعمت کا حقدار بھی نہیں سمجھتی۔ اس نے ان کے پاس سے اٹھتے ہوئے سوچا تھا۔ 5 سال اسی طرح گزر گئے تھے اور پھر ایک دن اسلامک سینٹر میں پروفیسر عبدالکریم نے ان سے کہا تھا اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ ان کی بات اسے بے حد عجیب لگی تھی۔ تم ساری زندگی اکیلی رہ سکتی ہو، نہ ہی تمہیں اکیلا رہنا چاہیے۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک پرپوزل ہے۔ تمہارے بارے میں پہلے ہی میں اس سے بات کر چکا ہوں۔ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی تم سے شادی پر تیار ہے۔ انہوں نے اس لڑکے کے بارے میں تفصیلات بتائے ہوئے کہا تھا۔ وہ ان کے سامنے ایک لفظ نہیں بول سکی تھی۔ اسے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے اچانک احساس ہوا تھا کہ وہ واقعی ساری زندگی اکیلے نہیں رہ سکتی۔ شعوری اور لاشعوری طور پر اسے ایک سہارے کی تلاش تھی اور یہ سہارا اس کی اپنی فیملی میں ہی ہو سکتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تم اس شخص کے ساتھ بہت خوش رہو گی، انہوں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا تھا اور اس کے ذہن کی سکرین پر ایک چہرہ لہرایا تھا۔ خوش میں صرف ایک شخص کے ساتھ رہ کر ہو سکتی ہے اور اس شخص کے لیے میں مر چکی ہوں۔ ہاں، شادی کسی کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے اور زندگی کسی کے ساتھ بھی گزاری جا سکتی ہے اور مجھے واقعی کسی کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے۔ شاید میری زندگی میں کچھ بہتری آ جائے، شاید مجھے اولڈ ہوم میں نہ رہنا پڑے۔ اس نے پروفیسر عبدالکریم کے پاس سے اٹھتے ہوئے سوچا تھا۔ 3:45 بجے وہ اسلامک سینٹر پہنچ گئی تھی۔ پروفیسر عبدالکریم منسود اپنے آفس میں اس کے منتظر تھے۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس سے گفتگو میں مصروف ہو گئے تھے، ساتھ ساتھ وہ اپنے چھوٹے موٹے کام نپٹا رہے تھے۔ اپنی ڈاک دیکھ رہے تھے۔ پہلے سے لکھ کر رکھے گئے کچھ خطوط کو لفافوں میں بند کر کے پتے لکھ رہے تھے۔ ایک دو بار انہوں نے اپنے پیجر پر آنے والے پیغام دیکھے۔ وہ کسی دلچسپی کے بغیر ان کی باتیں سنتی اور معمول کے کام دیکھتی رہی۔ ان سے تمام ملاقاتوں میں آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ ان کی باتوں پر توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کا ذہن کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ ڈیوڈ، حدید اور یہ تیسرا شخص، اور اگر زندگی اس تیسرے شخص کے ساتھ ہی گزارنی ہے تو پہلے دونوں شخصوں کو میری زندگی میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ مجھے ان سے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے اپنے گلے میں نمی اترتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا آپ نے اسے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے؟ اس نے تیسری بار پروفیسر عبدالکریم سے پوچھا تھا۔ ہاں، اور اسے کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اسے ابھی بھی بے یقینی تھی۔ وہ مسکرائے تھے۔ تمہارا خیال میں اسے کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ وہ خاموش رہی تھی۔